बैरिस्टर एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। बड़ी तेज़ी से नई डेवलपमेंट हो रही हैं। एक तरफ तो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसमें चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब फुल कोर्ट बना के खुद उसमें आ गए। अब दूसरी तरफ जो बैलेंस ऑफ पावर तब्दील कर सकता था केस, वो था इलेक्शन ट्राइब्यूनल का, क्योंकि उसमें भी सैकड़ों पटिशनें हैं पीटीआई की। तो उसमें भी अब चीफ जस्टिस खुद आ गए हैं और 4 जुलाई को 5 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केस की समाअत करेगा, जिसमें 3 जजेस जो हैं वो बलोचिस्तान से, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब, अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी। आप कैसे देख रहे हैं चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाले इस बेंच में, गो कि उन्होंने खुद ही लार्जर बेंच के लिए पहले ये कहा था? ये जो केस है जिसमें ट्राइब्यूनल की साख्त और किस किस्म के ट्राइब्यूनल बनने हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, ये तो मेरा ख्याल है सबसे कलीदी इस वक्त मामला है, मसला है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने फैसला करना है ट्राइब्यूनल ने कि क्या हमने बैग इलेक्शन बैग खोलते हैं या नहीं खोलते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में ये कहा हुआ है कि रिकाउंट बार बार मांगते हैं कैंडिडेट, ये बार बार नहीं होना चाहिए। एक दफा कंसोलिडेशन हो गई, फॉर्म 47 बन गया, तो उसका एहतराम करना चाहिए और फाइनलिटी होनी चाहिए। इसमें मोस्ट रीसेंट केस 2017 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वर्सेस उस्मान डार है, जिसमें ये ख्वाजा आसिफ के हक में फैसला किया गया, जैसा कि और भी बहुत से 3-4 केसेस हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ के हक में फैसला आता रहा है। इसमें इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये उजलत में बैग नहीं खोल सकते, चाहे कुछ भी उसमें खराबी हो। ये 2013 से इन्होंने शुरू किया। 2013 की इलेक्शन जिससे मैंने एक रिसर्च करके और किताब भी लिखी और शो किया ये करके मैं किस तरह 264 बैग में से 145 की फील्ड थी नहीं, उसके अलावा बाकी जो 119 थे, उन 119 में भी कोई डॉक्यूमेंट, इलेक्शन का डॉक्यूमेंट नहीं था जो इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो बैरिस्टर साहब कतकलामी माफ बैरिस्टर साहब, सवाल यही पैदा हो रहा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला जो आईनी सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त, वो यही है कि क्या जो नया कानून आया है उसके तहत रिटायर्ड जजों को ट्राइब्यूनल का सरबराह लगाया जा सकता है या नहीं, और क्या जो पुराने वाले जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनसे मुकदमात लिए जा सकते हैं, मुंतकिल किए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये कितना अहम है, बैलेंस ऑफ पावर को क्या ये इफेक्ट करेगा पार्लियामेंट में? देखो मतीउल्लाह, मेरा मानना ये है कि हर मुस्लिम लीग नवाज का हर वो MNA जो पंजाब से मुंतखब हुआ है, उसके सहन में, उसके आंगन में एक लाश दफन है, और वो उस लाश को छुपाने के लिए, मख्फी रखने के लिए, बहस में ना लाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है। और वो या भी ये चाहता है कि 1 साल के बाद जब इन लाशों को सबको दफन करने और जाया करने और डिस्ट्रॉय करने का कम वक्त मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन को, तो उस वक्त ये लाशें गायब कर दी जाएगी। वो लाशें क्या है? फॉर्म 45। बदकिस्मती से इनके वो फॉर्म 45 की बहुत सारे नमूने असली इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए कुछ महीने पहले हुए। 4 घंटे के लिए डाले तो यकदम उन्होंने विड्रॉ किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मियां नवाज शरीफ के फॉर्म में, शहबाज शरीफ के फॉर्म में, फॉर्म 45 में, मरियम के फॉर्म 45 में बहुत ज्यादा काट बांट के, और मतलब है 613 कर दिया हुआ है। 5 जहाँ है उसको। तो बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि
इतने ज़्यादा तजादात की वजह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रोल बड़ा अहम हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे साहब और इसके बाद आपके पास ही आते हैं एक वक्फे के बाद। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, आज मखसूस नशिस्तों के केस में की जो समाअत फुल कोर्ट में हुई उसमें जस्टिस अतम अल्लाह बार बार एक बुनियादी नुक्ता उठा रहे हैं, वो हम थोड़ा सा सुना देते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. So now, indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Now, this is not an ordinary 185 litigation. It relates to the rights of the people, particularly those who by now is very clear have been disenfranchised by an unconstitutional interpretation by a constitutional body, and you want this court to validate it. तो बैरिस्टर एतजाज़ साहब, जैसा अतम अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि ये कोई आम मुकदमा नहीं है, इसमें आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है, एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन की तरफ से सियासी अमल से बाहर निकाला गया है और ये एक संगीन खिलाफ वर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बल्ले के निशान वाला, उसकी गलत तशरीह करते हुए PTI को उसकी बतौर सियासी जमात शनाख्त से भी महरूम किया गया। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि ये मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को जाएंगी या आज़ाद, या ये तय करना है कि PTI ने बतौर सियासी जमात हिस्सा लिया है या नहीं? ये दोनों बातें उन्होंने उनके हाथे में है और उन्होंने इसकी कॉग्निजेंस लिया हुआ है। पर मैं जरा सी बात आपसे याद कर दूं, मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्म 45 वाला जो है, ये 3 इलेक्शंस में यही हुआ है, क्योंकि बैग्स खोलने की इजाजत नहीं दी ट्राइब्यूनल ने किसी को भी, और वो ये बैग्स में से सारे फॉर्म 45, उस वक्त फॉर्म 14 होती थी 2013 में, और ये सारे गायब कर दिए जाते रहे। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ ने 2013 में जब सारे वोट कास्ट हो चुके थे, सब वोटर्स घरों को सारे पाकिस्तान में जा चुके थे, 7 बजे ही आप आए अपनी बैल्कनी पे और आपने ये फरमाया, सुन लो, मुझे 2/3 मेजॉरिटी सिंपल नहीं चाहिए, मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब वो उस वक्त कौन 2/3 मेजॉरिटी दे सकता था? सिर्फ कोई ऐसा ही शख्स या इदारा जो कि बैग में से निकाल सकता था और फॉर्म 47 पर ही सारा फैसला नतीजा दे सकता था। ठीक, अभी मकसूद नशिस्तों के हवाले से सर आ जाएं, अगर मकसूद नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या फैसला आ सकता है? मैं बिल्कुल मखसूस नशिस्तों पे रहूंगा, पर एक प्रोग्राम आप मेरे साथ फॉर्म 45 पे भी जरूर। बिल्कुल सही, वो करेंगे हम सर। ठीक है, तो मखसूस नशिस्तों पे आ जाएं। मखसूस नशिस्तों पे तो ये है कि नहीं, ये तो बड़ी क्लियर बात है। मैं आपको मोटी सी बात बताऊं, 1 2 3 4 5 करके देखें। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैंडेट है वो आर्टिकल 17 के तहत है। आर्टिकल 17 कहता है हर शहरी जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो जिस पार्टी में चाहे शामिल हो सकता है। ये हक उसको इजाजत देता है कि 175 रजिस्टर्ड पार्टी में से किसी में शामिल हो जाए वो।